Hello everyone, welcome back to Plus Ultra Biology. प्रीवियस लेक्चर्स में लिविंग एंड नॉन लिविंग के डिस्कशन के अंदर हमने प्रॉपर्टीज लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस को डिस्कस किया था, इन विच वी सेड दैट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग एंड नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. रीजन बीइंग ग्रोथ ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में एक टाइम के बाद जाकर रुक जाती है, whereas रिप्रोडक्शन या मैं यूं कहूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स नहीं शो कर रहे होते. Then we said that metabolism can be said as a defining feature of living, condition applied कि वो in vivo conditions में हो रही हो, which is why we concluded that cellular organization is the defining feature of living, या मैं यूं कहूं सेल्स का आपस में आकर एक ऑर्गेनिज्म बनाना जो कि साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं और उसके अंदर मेटाबॉलिज्म कैरी आउट हो रही है, वो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का. एंड लास्टली वी सेड दैट कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बिकॉज ऑल ऑर्गेनिजम्स are aware of their surrounding, या मैं यूं कहूं all organisms are conscious regarding their surrounding, but only human has the ability as an organism to be self-conscious. So आज हम NCERT के पेज नंबर 5 के लास्ट पैराग्राफ में इंटरैक्शंस के बारे में कुछ बातें कही हुई हैं, हम उन्हें पहले डिस्कस करेंगे. देन विल मूव ऑन टू फर्दर टॉपिक्स लाइक डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनमी, टैक्सोन कैटेगरी एटसेट्रा. हमें हमारे प्रीवियस नॉलेज से ये बात पता है कि एक ऑर्गेनिज्म बनता है बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के आपस में इंटरैक्ट करने से, विच इवेंचुअली इज फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स. एक ऑर्गन बनता है टिश्यूज के इंटरैक्शन से, टिश्यू सेल्स के इंटरैक्शन से, सेल सेल ऑर्गेनल्स एंड फाइनली सेल ऑर्गेनल बनता है बायोमोलिक्यूल्स के आपस में इंटरैक्ट करने से. हम एक बात कह रहे होते हैं कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स interaction between various components at a particular level results in some new properties at a higher level of organization. इसका क्या मतलब है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी पर्टिकुलर लेवल पे अगर अलग अलग कंपोनेंट्स आकर इंटरैक्ट करते हैं साथ में, सो उससे उसके नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे मैंने कहा है हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, को कुछ नई तरह की प्रॉपर्टीज मिलती है. जिसे मैंने कहा कि इंटरैक्शन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स एट अ पर्टिकुलर लेवल, एक पर्टिकुलर लेवल लेट्स से बायोमोलिक्यूल्स के लेवल में वेरियस कंपोनेंट्स आकर साथ में इंटरैक्ट करेंगे. इससे होगा क्या? इट रिजल्ट्स इन सम न्यू प्रॉपर्टीज एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इससे ये होगा कि उससे नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि उससे हायर लेवल ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कुछ नई तरह की प्रॉपर्टीज आएंगी. इन नई प्रॉपर्टीज को NCERT कहती है इमर्जेंट प्रॉपर्टी. इमर्जेंट प्रॉपर्टी क्या है, एक बार जरा इसे समझेंगे. इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, इट इज अ प्रॉपर्टी विच अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम हैज बट विच द इंडिविजुअल मेंबर्स डू नॉट हैव. यानी कि ये एक ऐसी तरह की प्रॉपर्टी है जो कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में तो है, बट उसे बनाने वाले इंडिविजुअल मेंबर्स के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है. इसे कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल मैं कहूँगा एक माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एक सेल ऑर्गेनल है. हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होती है. माइटोकॉन्ड्रिया विल बी फॉर्म्ड बाय इंटरैक्शन बिटवीन सेवरल बायोमोलिक्यूल्स. माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है जो कि बनेगा उसके कंस्टिट्यूएंट बायोमोलिक्यूल्स के बीच में होने वाले इंटरैक्शन से. अगर हम ये चीज़ ध्यान से सोचें तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो रेस्पिरेशन हो रही है, बट उसे बनाने वाले बायोमोलिक्यूल्स में तो रेस्पिरेशन कभी नहीं होती. क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया को बनाने वाले जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो अकेले ही रेस्पायर कर लेंगे? एक सिंगल बायोमोलिक्यूल कभी भी खुद में रेस्पायर तो नहीं कर पाएगा ना. वेरियस बायोमोलिक्यूल्स एक साथ आ रहे हैं, एक साथ इंटरैक्ट करेंगे, एक साथ काम करेंगे. इसके वजह से जो हमें नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो हायर कंपोनेंट हमें मिल रहा है, जिसे मैंने नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें एक नई प्रॉपर्टी आ रही है. वो प्रॉपर्टी क्या है? वो रेस्पिरेशन की प्रॉपर्टी है. एक और एग्जांपल से इसे समझेंगे. मैं कहूँगा न्यूरॉन. न्यूरॉन एक सेल है, हमें पता है, जो हमारे नर्वस टिश्यू के सेल्स होते हैं. मैं कहूँगा न्यूरॉन. हमें पता है कि न्यूरॉन कैन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स. न्यूरॉन इज फॉर्म्ड बाय इंटरैक्शन बिटवीन सेवरल सेल ऑर्गेनल्स. सो ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे जो कि आपस में इंटरैक्ट करके इस सेल को बनाएंगे, जिसे मैंने कहा न्यूरॉन. बट क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो सेल ऑर्गेनल्स खुद में ही नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर पाए? ऐसा तो नहीं होता. हमें पता है एक नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करने का काम न्यूरॉन का है, बट ऐसा तो नहीं होता कि सेल ऑर्गेनल्स अकेले ही नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं. तो यहाँ हमने फिर से क्या देखा
कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स साथ आए और उन्होंने आपस में इंटरैक्ट किया, जिसके वजह से उसके नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिली, जिसे हमने कहा न्यूरॉन, उसमें एक नई तरह की प्रॉपर्टी आई। वो प्रॉपर्टी क्या थी? टू ट्रांसमिट नर्व इंपल्स। इसी को मैंने कहा इमर्जेंट प्रॉपर्टी, यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में तो है, लाइक फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन करने की प्रॉपर्टी, न्यूरॉन्स में नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करने की प्रॉपर्टी। सो वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में तो है, बट विच द इंडिविजुअल मेंबर्स डू नॉट हैव, यानी कि ये प्रॉपर्टी इसे बनाने वाले इंडिविजुअल मेंबर्स के पास नहीं है। ये प्रॉपर्टी इसे बनाने वाले इंडिविजुअल मेंबर्स इन बायोमोलिक्यूल्स के पास नहीं है। सो ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से? अगर मैं कहूँगा, ये प्रॉपर्टी आई उन इंडिविजुअल मेंबर्स के बीच में हो रहे इंटरैक्शन के वजह से। और यही चीज़ हमें एनसीईआरटी कहना चाहती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्शन का फीचर शो करते हैं, वेयर एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये फीचर नहीं शो कर सकते। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं कहूँगा कि हम एक एम्प्टी ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं और मैं आपको कहूँ आप इसे फिल करो 1 by 1 ड्रॉप ऑफ वाटर डाल के। आप उसमें पहला बूंद पानी डालोगे, आप सेकंड ड्रॉप डालोगे, थर्ड ड्रॉप डालोगे, करते करते आप उस ग्लास को फिल कर दोगे। क्या ऐसा होगा कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर ने दूसरे ड्रॉप ऑफ वाटर के साथ इंटरैक्ट करके एंड में जो हमें वो कंप्लीट ग्लास ऑफ वाटर, वो फिल्ड ग्लास ऑफ वाटर दिया, उसे कोई नई प्रॉपर्टी दे दी? ऐसा तो कभी नहीं होता। हो बस यही रहा है कि डिफरेंट बहुत सारे अलग अलग ड्रॉप्स एक साथ आ रहे हैं और उनका अमाउंट इंक्रीज हो जा रहा है। बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट बायोमोलिक्यूल साथ आकर जब इंटरैक्ट करेंगे, सो उसके वजह से उससे बनने वाले कंपोनेंट को कुछ नई तरह की प्रॉपर्टीज मिल रही होगी। जैसे इन बायोमोलिक्यूल्स ने साथ आकर इंटरैक्ट किया और बनाया माइटोकॉन्ड्रिया को, जिसको एक नई प्रॉपर्टी रेस्पिरेशन मिल रही है। इन सेल ऑर्गेनल्स में साथ आकर इंटरैक्ट किया और बनाया एक न्यूरॉन को, जिसे एक नई प्रॉपर्टी विच इज टू ट्रांसमिट नर्व इंपल्स मिल रही है। और इसी प्रॉपर्टी को मैं नाम दूंगा इमर्जेंट प्रॉपर्टी, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के पास तो है बट उसे बनाने वाले इंडिविजुअल मेंबर्स के पास नहीं है। और यही चीज़ हम लिविंग के डेफिनेशन में भी पढ़ते हैं कि लिविंग बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एन इंटरैक्टिव सिस्टम विच इज केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इट्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई। सो वो इंटरैक्टिव यहीं से आ रहा होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फर्दर जिन कंपोनेंट से मिलकर बना है, लेट्स सपोज वेरियस ऑर्गन सिस्टम से वो साथ आए और उन्होंने इंटरैक्ट किया, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी कंपोनेंट्स है और जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स है, लाइक मैं कहूँगा मेरे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, लोकोमोटरी सिस्टम है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उन सारे सिस्टम्स ने साथ मिलकर इंटरैक्ट किया, जिससे मुझे एक अलग किस्म की प्रॉपर्टी मिली, जिसे मैंने कहा इमर्जेंट प्रॉपर्टी, जिसके वजह से मैं चल फिर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मेरे अंदर सर्कुलेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है और मैं एज एन ऑर्गेनिज्म एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हूँ। सो ये थी बात इंटरैक्शन की जो हमें एनसीईआरटी कह रही थी। मैंने सोचा कि इसे डिस्कस करना बहुत सही रहेगा क्योंकि उससे हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक अच्छी सी हो रही होगी। सो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे डाइवर्सिटी के बारे में और देखेंगे कि डाइवर्सिटी होती क्या है, एनसीईआरटी हमें कहना क्या चाहती है डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग, डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसे ज़रा डीप में समझेंगे। सो बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग हम ये कहते हैं कि इट इज़ द वेरिएशन इन लाइफ फॉर्म्स, या फिर अगर मैं इसे एनसीईआरटी के वर्ड्स में कहूँ तो मैं कहूँगा इट इज़ द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। यानी कि अर्थ पे प्रेजेंट जितने भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, या मैं कहूँ जितने भी डिफरेंट नंबर है ऑर्गेनिज्म का, उन सबको मैं एक साथ कहूँगा कि ये अर्थ की बायोडाइवर्सिटी है। नेक्स्ट हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहते हैं कि फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडी वी विल कंसिडर स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी। ये टैक्सोनॉमिक स्टडी क्या है ये हम थोड़ी देर में देख रहे होंगे, बट पहले इस स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी का क्या मतलब है हम इसे समझते हैं। मैं आपको एक सवाल पूछ सकता हूँ कि जी आप मुझे एट प्रेजेंट अर्थ पे किंगडम लेवल पे जो डाइवर्सिटी है, किंगडम लेवल की बायोडाइवर्सिटी बताओ। सो आप कहोगे सर टोटल 5 किंगडम है, यानी कि मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमल, या ये 5 हमारी बायोडाइवर्सिटी हो गई। अब अगर मैं आपको नेक्स्ट कहूँ कि आप मुझे ज़रा फाइलम के लेवल की बायोडाइवर्सिटी बताओ, तो आप क्या कर रहे होगे, आप हर एक इंडिविजुअल किंगडम के सारे फाइलम को मुझे बता रहे होगे और एट द एंड आप कहोगे सर इतनी सारी डाइवर्सिटी है, ये हमारे फाइलम के लेवल की डाइवर्सिटी हो गई। बट अब अगर मैं आपको कहूँ इसी तरह से, हमें पता है कि किंगडम के बाद फाइलम आता है, फिर क्लास,
और ऐसे करते करते सबसे नीचे हायरार्की में स्पीशीज़ आ रही होती है। सो अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप मुझे स्पीशीज़ के लेवल की डाइवर्सिटी के बारे में बताओ, तो आप क्या देखोगे? हमें मैक्सिमम लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी मिल रही है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जब भी मैं इस चैप्टर में यानी कि टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए बायोडाइवर्सिटी को पढ़ूंगा, मैं स्पीशीज़ के लेवल पे मिल रही डाइवर्सिटी के बारे में बात करूंगा। उससे ऊपर लेवल के बायोडाइवर्सिटी की बात हम नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? ताकि हमें मैक्सिमम लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी नज़र आ रही हो और हम उस चीज़ को प्रॉपर्ली स्टडी कर पाए। फिर हमारे एनसीईआरटी में हमें कुछ डेटा गिवन है कि अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज आर करेंटली नोन एंड आइडेंटिफाइड। ये 1.7 टू 1.8 मिलियन वो स्पीशीज हैं जिन्हें हम करेंटली डिस्कवर कर चुके हैं और प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर चुके हैं। आइडेंटिफाइड का क्या मतलब है? आइडेंटिफाई यानी कि प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर दिया है हमें उन्हें, हमने उन स्पीशीज की सारी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर दिया है एंड उन्हें हमने एक करेक्ट साइंटिफिक नेम असाइन कर दिया है। हम उसे एक करेक्ट साइंटिफिक नेम से जानते हैं। साइंटिफिक नेम कैसे असाइन कर रहे होते हैं, नॉमेनक्लेचर वगैरह, ये सारा हम चैप्टर में आगे डिस्कस कर रहे होंगे। सेकेंडली, हमें क्लास 12 के चैप्टर 15 में एक डेटा गिवन है विच सेज दैट टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ इज 7 मिलियन। अब ये 7 मिलियन एक प्रिडिक्शन है विच इज गिवन बाय रॉबर्ट मे। सो इस डेटा से हमें एक बात समझ आती है कि मेनी स्पीशीज विल बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर एंड नीड टू बी प्लेस्ड करेक्टली इन प्रॉपर ग्रुप्स। यानी कि एट प्रेजेंट सिर्फ 24 टू 25% ही वो स्पीशीज़ है जो हमने डिस्कवर कर ली है, जिन्हें हमने प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर लिया है। अभी भी मेजॉरिटी ऑफ डिस्कवरी होनी बाकी है और एट प्रेजेंट हो भी रही है, इन फ्यूचर होगी। बट जब हमें वो नए ऑर्गेनिजम्स, वो नए स्पीशीज़ मिल रहे होंगे, सो हमारा जो काम बनेगा, हमें उसे प्रॉपर्ली अलग अलग करेक्ट ग्रुप्स में असाइन करना होगा ताकि कंफ्यूजन ना हो उन नई डिस्कवरीज को लेके, हम उसे प्रॉपर्ली स्टडी कर पाए। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारा इस चैप्टर का सोल मोटो है वो है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच वन ऑफ देम इंडिविजुअली, सो वी प्लेस देम इन ग्रुप्स हुज फीचर्स आर ऑलरेडी नोन। यानी कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है एज एन साइंटिस्ट, एज ए स्टूडेंट, कि मैं हर एक नई डिस्कवरी के हर एक स्पीशीज़ को इंडिविजुअली स्टडी करूँ डेप्थ में। इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं उन्हें असाइन कर दूंगा उनके कुछ कॉमन फीचर्स को देख के। उन्हें मैं कुछ ग्रुप्स जो मैंने पहले से बना रखे हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज मुझे नोन है, मैं उन ग्रुप्स में उन नई डिस्कवरीज को असाइन कर दूंगा। इसे हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे एक डॉग, एक कैट, काऊ, एलिफेंट, ह्यूमन, लायन, इन सब की प्रॉपर्टीज स्टडी करके बताओ। सो आप ऐसा नहीं कर सकते कि रैदर देन मैं हर एक ऑर्गेनिज्म के इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को स्टडी करूं, मैं एक काम करूंगा, मैं मैमल्स एज अ होल एक ग्रुप के कुछ कॉमन फीचर्स को स्टडी कर लूंगा और मैं कहूंगा कि सर इनकी प्रॉपर्टी है जैसे कि इनमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। सो इससे आपका टाइम ये सेव हुआ कि आपको हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को एक एक करके स्टडी नहीं करना पड़ा। आपने सिंपली उन सारे ऑर्गेनिजम्स को हमने जिस ग्रुप में डाल रखा है, जिस ग्रुप की हमें प्रॉपर्टीज पहले से नोन है, उसको मैंने स्टडी किया और मैंने उसको अप्लाई कर दिया उसके हर एक एग्जाम्पल्स पे। नेक्स्ट हम ये देख रहे होंगे कि टैक्सोनॉमी होती क्या है, इसे करते कैसे हैं। बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन टैक्सॉन और कैटेगरी के बारे में जो हमें एनसीईआरटी कह रही होती है, और इसे हमें समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बेस बना रहा होगा हमारे टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए। सो हम पहले टैक्सॉन और कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, फिर हम फर्दर मूव करेंगे टैक्सोनॉमी पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे टैक्सॉन और कैटेगरी को। कैटेगरी में हम कह रहे होते हैं कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स नॉट एसोसिएटेड विद एनी फीचर। यानी कि सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, एक जैसे फीचर के ऑर्गेनिजम्स का मैंने एक ग्रुप बनाया जो कि किसी भी तरह के फीचर्स से एसोसिएटेड नहीं है। नॉट एसोसिएटेड विद एनी फीचर्स का क्या मतलब है, इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि किंगडम, अगर मैं सिर्फ आपको एक वर्ड कहूँ किंगडम, तो क्या इस वर्ड को सुनकर आपके दिमाग में किसी भी तरह का फीचर आ रहा है? मैं ये पूछ सकता हूँ कि किंगडम वर्ड सुन के क्या मेरे दिमाग में किसी भी तरह का फीचर एसोसिएट हो रहा है उसके साथ? या फिर मैं आपको कहूँ फाइलम, सिंपली एक वर्ड, तो फाइलम वर्ड सुन के हमारे दिमाग में किसी भी तरह का फीचर नहीं आ रहा होता। सिमिलरली क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इनमें से किसी भी वर्ड को सुन के हमारे दिमाग में हम किसी भी तरह के फीचर को इमेजिन नहीं कर पा रहे। Whereas अगर मैं टैक्सॉन की बात करूं तो टैक्सॉन के लिए हम कहते हैं इट इज़ अ कैटेगरी विच इज़ एसोसिएटेड विद सम फीचर्स। यानी कि टैक्सॉन एक कैटेगरी ही है
जिसको मैंने कुछ फीचर्स के साथ एसोसिएट कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ प्लांट्स, तो प्लांट्स को सुन के क्या मैं आपको ये पूछूंगा कि आपके दिमाग में किसी तरह का फीचर एसोसिएट हो रहा है कि नहीं? हम कहेंगे कि हमारे दिमाग में फ्लावर्स की इमेजेस आ रही हैं, या मैं कहूँगा स्टेम्स की, लीव्स की, हम ये सब इमेजिन कर पा रहे हैं प्लांट वर्ड को सुनते ही। सिमिलरली अगर मैं वर्ड कहूँ एनिमल्स, तो एनिमल्स को सुनते ही मैं कह सकता हूँ कि हमारे दिमाग में किसी डॉग की फोटो आ रही होगी, या फिर कोई 4 लेग्ड एनिमल की फोटो आ रही होगी। बेसिकली हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें इमेजिन कर पा रहे होंगे हम। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूँ डॉग या कैट, इंसेक्ट, एल्सीशियन हमें एनसीईआरटी कहती है एल्सीशियन डॉग्स की ही ब्रीड होती है, या मैं कहूँ वीट, तो इन सब में से किसी भी वर्ड को सुनते ही हमारे दिमाग में डिफरेंट टाइप के फीचर्स एसोसिएट हो रहे होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि इट इज़ अ कैटेगरी विच इज़ एसोसिएटेड विद सम फीचर्स, यानी कि वो कोई भी वर्ड जिसे सुनते ही आपके दिमाग में कुछ तरह के फीचर्स एसोसिएट हो, उसे आप टैक्सॉन के ग्रुप में डालोगे। वेरेज वो कोई भी वर्ड जिसे सुन के आपके दिमाग में किसी भी तरह का फीचर ना एसोसिएट हो रहा हो, उसे आप कैटेगरी में डालोगे। सो आज के बाद अगर हमें कोई पूछे कि लेट्स सपोज इंसेक्ट, क्या ये टैक्सॉन है या कैटेगरी, तो मैं सिंपली कहूँगा कि इंसेक्ट एक टैक्सॉन है, क्योंकि इंसेक्ट को सुन के मेरे दिमाग में कुछ तरह के फीचर्स आ रहे हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि डिवीजन, क्या ये टैक्सॉन है या कैटेगरी, तो आप सिंपली कहोगे कि सर डिवीजन एक कैटेगरी है, क्योंकि डिवीजन वर्ड को सुन के मेरे दिमाग में किसी भी तरह के फीचर्स को मैं नहीं सोच पा रहा हूं। नेक्स्ट, हमें एनसीईआरटी जगह जगह पे टैक्सॉन के बारे में छोटी छोटी बातें बता रही होती है, जिसे मैं यहाँ पे एक साथ क्लब करके लिखूंगा और एक साथ हम उसे समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट वो हमें कहती है कि टैक्सॉन क्या है। इट इज़ द साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरी। इसे समझेंगे। हमने कहा किंगडम एक कैटेगरी है, फिर हम ये कहेंगे कि किंगडम एनिमलिया की बात करूं अगर मैं, तो एनिमलिया कहते ही मैंने इस कैटेगरी को एक साइंटिफिक टर्म प्रोवाइड कर दिया। या फिर मैं यूं कहूं कि फाइलम अगर एक कैटेगरी है, तो फाइलम कॉर्डेटा कहते ही मैंने इस कैटेगरी के लिए एक साइंटिफिक टर्म असाइन कर दिया, विच इज़ वाई मैं कहूँगा कि टैक्सॉन एक साइंटिफिक टर्म है कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट लाइन हम कहते हैं टैक्सॉन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल, यानी कि टैक्सॉन बताते ही मैं कैटेगरी का एक लेवल फिक्स कर देता हूं। इसे एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। हमें एनसीईआरटी कहती है कि एनिमल, मैमल, डॉग्स, ये सारे के सारे टैक्सॉन है, हमें पता है, क्योंकि इन सबको सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ कुछ तरह के फीचर्स एसोसिएट हो रहे हैं। बट हमें यह भी पता है कि डॉग्स जो होते हैं वो मैमल्स हैं, वेयर एज मैमल्स जो हैं वो एनिमल ही है अल्टीमेटली। तो क्या मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैमल का नाम लेते ही मैंने एक पर्टिकुलर लेवल फिक्स कर दिया, किसके लिए? उस कैटेगरी के लिए जिसे हम क्लास कह रहे होते हैं। या फिर एनिमल कहते ही मैंने एक पर्टिकुलर लेवल फिक्स कर दिया, किसके लिए? उस कैटेगरी के लिए जिसे हम किंगडम कह रहे होते हैं। विच इज़ वाई वी आर सेइंग कि टैक्सॉन इट इंडिकेट्स कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल, यानी कि जैसे ही मैं एक टैक्सॉन का नाम लूँगा, अगर मैं कहूँ इंसेक्ट, तो मैंने उस कैटेगरी पे एक लेवल पे आके एक फिक्स कर दिया उसका लेवल कि हाँ इंसेक्ट की बात हो रही है, उस कैटेगरी पे एक लेवल फिक्स कर दिया। अगर मैं कहूँ होमो, तो यानी कि मैंने उस कैटेगरी जीनस की एक लेवल फिक्स कर दी, जिसका नाम मैंने रखा होमो। लास्टली हम एक स्टेटमेंट कहेंगे कि ईच टैक्सॉन होल्ड सम रैंक इन द टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। इसे इस तरह से समझेंगे कि अगर मैं कहूँ एनिमलिया एक किंगडम है जिसके अंडर में मेरा फाइलम आता है कॉर्डेटा, जिसके अंडर में मैं बोलूँगा क्लास आती है हमारी मैमेलिया, एंड देन वी गेट प्राइमेटा, होमिनिडेई, फॉलोड बाय होमो एंड देन सैपियंस। होमो सैपियंस हम ह्यूमंस को कह रहे होते हैं। सो हम देखेंगे यहाँ पे हमें एक टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट मिल रही है, एंड ईच टैक्सॉन होल्ड सम रैंक इन दैट टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। अगर मैं बोलूँ मैमेलिया एज अ टैक्सॉन, सो वो इस टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट में एक पर्टिकुलर रैंक, एक पर्टिकुलर पोजीशन, एक पर्टिकुलर लेवल होल्ड कर रहा होगा, जिसको मैंने कहा कि ईच टैक्सॉन होल्ड सम रैंक इन अ टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। यानी कि इनमें से किसी भी टैक्सॉन को अगर मैं एट अ टाइम पिक कर लूँ, जैसे कि होमो, तो वो होमो इस टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट में एक पर्टिकुलर रैंक होल्ड कर रहा होगा। सो इस पूरे डिस्कशन का क्रक्स ये है कि हमें डिफरेंस समझना है कैटेगरी एंड टैक्सॉन के बीच में। कैटेगरी क्या है? वो कोई भी वर्ड जिसे सुनकर आपके दिमाग में किसी भी तरह का फीचर ना एसोसिएट हो रहा हो, उसको मैंने नाम दिया कैटेगरी। वेयरएज वो कोई भी वर्ड जिसे सुनकर आपके दिमाग में किसी तरह का फीचर एसोसिएट हो रहा हो, आप कोई पिक्चर इमेजिन कर पा रहे हो, उसको मैंने नाम दिया टैक्सॉन। इन
दो बातों को हमें आगे के टॉपिक्स में बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि जब मैं टैक्सोनॉमिक स्टडी कर रहा हूँगा, जब मैं टैक्सोनॉमी को पढ़ रहा हूँगा, तो ये टर्म्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली हमारे सामने आएंगी। तो हमें इस डिफरेंस को याद रखना है ताकि हमें आगे चीज़ों को समझने में आसानी हो। नेक्स्ट अब हम टैक्सोनॉमी करेंगे, जो कि हमारे इस पूरे चैप्टर का मेन पार्ट है। हम ये डिस्कस कर रहे होंगे कि टैक्सोनॉमी क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस कैसे है, एंड देन फाइनली उन्हें हम किन 4 स्टेप्स में कर रहे होते हैं, इन बातों को हम स्टडी करेंगे। सो टैक्सोनॉमी में सबसे पहली बात जो हम कहते हैं वो ये कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स इनटू डिफरेंट टैक्सा। अब टैक्सा क्या है हमने अभी अभी डिस्कस किया कि वो कोई भी कैटेगरी जिससे मैं किसी तरह का फीचर एसोसिएट कर पाऊँ उसे मैं नाम दूंगा टैक्सा। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम ये देखेंगे कि हम पहले एक ऑर्गेनिज्म को लेंगे, हम उसके फीचर्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद उसे ग्रुप करेंगे, या मैं कहूँ उसे क्लासिफाई करेंगे। हम उसे डालेंगे किसी ऐसे ग्रुप में जिसके फीचर्स हमें ऑलरेडी नोन हैं, और इसी प्रोसेस को मैं कहूँगा कि हम टैक्सोनॉमी कैरी आउट कर रहे हैं। मैं रिपीट करूंगा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स इनटू डिफरेंट टैक्सा। हमने एक ऑर्गेनिज्म को लिया, हमने उसके वेरियस फीचर्स को स्टडी किया और उसके बाद हमने उसकी ग्रुपिंग करी ऑलरेडी नोन ग्रुप्स में जिसके हमें सारे फीचर्स मालूम है। एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मुझे एक ऑर्गेनिज्म मिलता है जिसके 4 लेग्स हैं, जिसके बॉडी में फर है, उसके एक्सटर्नल ईयर है, या फिर उसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, मैं उसके ये सारे फीचर्स स्टडी कर रहा हूँ। एंड इवन दो अगर मैं देखता हूँ कि वो एक नया ऑर्गेनिज्म है, आज से पहले डिस्कवर नहीं हुआ है, मैं उसके ये सारे फीचर्स जब नोट डाउन करूँगा, मैं देखूँगा कि ये सारे फीचर्स मैच कर रहे हैं एक ऑलरेडी डिफाइंड ग्रुप से, जिस ग्रुप को मैं कहूँगा मैमेलिया। ये मैमेलिया एक क्लास है, क्लास उसकी कैटेगरी में कहूँगा, या फिर मैमेलिया वो टैक्सॉन है। सो हमने किया क्या यहाँ पे, हमने उसके फीचर्स को स्टडी किया और उसे हमने डाला एक ग्रुप में जिसके फीचर्स हमें ऑलरेडी नोन है, और उस ग्रुप को मैं कहूँगा कि वो एक टैक्सा है, और इसी प्रोसेस को मैं कहूँगा कि ये टैक्सोनॉमी है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो हमें एनसीईआरटी में गिवन है वो ये कि एनसीईआरटी हमें कहती है कि वी एज ए ह्यूमंस, हम प्री हिस्टोरिक टाइम से, जब ये सारी चीज़ें नहीं थी, जब हमारे पास टैक्सोनॉमी का कॉन्सेप्ट नहीं था, हम इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे बायो में या फिर साइंस में मैं कहूँ, उस टाइम से ह्यूमंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है वेरियस ऑर्गेनिजम्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के बारे में। ह्यूमंस हमेशा से इंटरेस्टेड रहा है कि वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाए, एंड स्पेशली तब जब वो ऐसा करना उसके फ़ायदे में हो, यानी कि जब ऐसा करके वो अपना यूज़ पूरा कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा, एनसीईआरटी में कहती है कि हिस्टोरिक टाइम में ह्यूमंस जगह से जगह घूमते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर एंड क्लोथ्स। सो अगर मैं कहूँ कि मैं एक प्री हिस्टोरिक टाइम का पर्सन हूँ, सो उस टाइम पे भी मैं टैक्सोनॉमी कर रहा था। देखा जाए तो एक्चुअली मैं उस टाइम पे भी टैक्सोनॉमी कर रहा था जब मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, बट उस टाइम पे करी जाने वाली टैक्सोनॉमी बेस्ड किस पे थी मैं कहूँगा, उस टाइम पे करी जाने वाली टैक्सोनॉमी बेस्ड थी सिंपल हमारे यूजेस पे। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ह्यूमंस उस टाइम पे चीज़ों को ग्रुप करते होंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि ये हमारे फूड के लिए है, ये हमारे शेल्टर के लिए है, ये हमारे क्लोथ्स के लिए है। वो डिफरेंट प्लांट्स को और डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स को एक ग्रुप में डालते होंगे जो कि सारे के सारे हमारे फूड के तौर पर काम आते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ डिफरेंट एनिमल्स को वो एक ग्रुप में डालते होंगे जो कि हम एज अ क्लोथ उनके स्किन को यूज़ कर पा रहे हैं। सो इस तरह से हम चीज़ों को वहाँ पे ग्रुप कर रहे होते हैं। इसी चीज़ को हम लिखते हैं कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन यूसेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। जब हमें ज़्यादा साइंस की नॉलेज नहीं थी, हमें नहीं पता था कि सेल भी कोई स्ट्रक्चर होता है, हम किसी प्लांट के मॉर्फोलॉजी को, उसके एनाटमी को स्टडी कर सकते हैं, हमें ये चीज़ नहीं पता थी। उस टाइम हम सिंपली उस ऑर्गेनिज्म के यूसेस के बेसिस पे उसको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर रहे होते थे। बट इवेंचुअली जैसे ही साइंस ने डेवलपमेंट करी, हमें नई नई डिस्कवरीज पता चली, वैसे हम क्या कहते हैं कि अब एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स, स्ट्रक्चर ऑफ देयर सेल, देयर डेवलपमेंट प्रोसेस, जिसे मैं कह सकता हूँ कि मे बी वो उसके एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा हो, एंड फाइनली हम कहेंगे कि उसके इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, कि वो ऑर्गेनिज्म अपने इकोलॉजी में कैसा रोल प्ले कर रहा है, ये सारे के सारे
क्राइटेरिया आप रोल प्ले करते हैं, ऑल ऑफ देम फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। अब जब हमने साइंस में इतनी डेवलपमेंट कर ली है कि हम एक ऑर्गेनिज्म के सेल का स्ट्रक्चर, उसके एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट का प्रोसेस, वो अपने इकोलॉजी में कैसे रोल प्ले कर रहा है ये प्रोसेस, उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जिसे मैं कहूँगा उसकी मॉर्फोलॉजी या फिर मैं कहूँगा उसकी एनाटॉमी, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, इन सबको स्टडी करके आज के टाइम पे मैं टैक्सोनॉमी कैरी आउट कर रहा होता हूँ। वेरएस पहले के टाइम पे जब हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, हम सिंपली उसके यूजेस के ऊपर में कि वो हमें किस तरह काम आ रहा है इसके बेसिस पे हम उसे क्लासीफाई कर रहे होते थे। एंड फाइनली एक पॉइंट जो कि एनसीईआरटी के समरी में गिवन है टैक्सोनॉमी के सिग्निफिकेंस के रिगार्डिंग, ये कि टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल फॉर द नोइंग ऑफ आवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। यानी कि वो क्या कह रहा है, एक बहुत ही सिंपल सी बात कि अगर मैं टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ करता हूँ और वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स का, मैं उसके बारे में उसके सारे फीचर्स कलेक्ट करता हूँ, उसके बारे में नॉलेज लेता हूँ, सो हमारे काम किन किन फील्ड्स में आ सकती है। लाइक इन एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री में, हमारे इंडस्ट्रीज़ में वो नॉलेज काम आ सकती है। लाइक मैं कह सकता हूँ कि मैं नए प्लांट्स की डिस्कवरी करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ वो हमें मेडिसिनल पर्पसेस में कैसे काम आ रही है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि तुलसी, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, कि वो किस तरह से हमारे मेडिसिनल पर्पसेस में काम आती है। सो इन सारी चीज़ों को मैं इंडस्ट्री में यूज़ कर सकता हूँ, इन सारे नॉलेज को। एंड इन जनरल वो हमें कह रहा है फॉर नोइंग अबाउट द बायो रिसोर्सेज, हमारे बायो रिसोर्सेज कितने ज़्यादा वास्ट है, कितने वेरिड है, कितनी डाइवर्सिटी है उनकी हमारे नेचर में। एंड फाइनली उसके डाइवर्सिटी के बारे में जानने में काम आती है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो एनसीईआरटी में गिवन है वो है सिस्टमैटिक्स। हम ये देख रहे होंगे अब कि सिस्टमैटिक्स है क्या और इससे हमारा क्या कनेक्शन है, जिसके बाद हम मूव करेंगे एट लास्ट स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी में। सो सिस्टमैटिक्स में एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहती है कि वी ह्यूमंस, हम एक बहुत ही लॉन्ग टाइम से वेरियस ऑर्गेनिजम्स के डाइवर्सिटी को और उनके फीचर्स को जानने में ही सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि हम उनके आपस में रिलेशनशिप क्या है उनको जानने में भी इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, एक कैट एक लायन से किस तरह रिलेटेड है, एक डॉग एक वुल्फ से किस तरह रिलेटेड है, या मैं यूँ कहूँ कि एक कैट एक डॉग से किस तरह रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें जानने में भी ह्यूमंस हमेशा से इंटरेस्टेड रहे हैं और यहीं पे रोल प्ले होता है सिस्टमैटिक्स का। So systematics क्या है? It is a branch of biology in which we study the diversity of life forms on Earth as well as their evolutionary relationships of organisms। यानी कि इसमें मैं वेरियस ऑर्गेनिजम्स के डाइवर्सिटी को तो स्टडी करूंगा ही, साथ ही साथ मैं उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी स्टडी कर रहा हूँगा। और हम ये कहते हैं 12th की बायोलॉजी में जब इवोल्यूशन का चैप्टर हमें पढ़ना होता है, वहाँ हम ये देखते हैं कि सिस्टमैटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवोल्यूशन के स्टडी में। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे थ्रू आउट द कोर्स ऑफ टाइम कोई दो ऑर्गेनिज्म कैसे रिलेटेड हैं ये भी स्टडी कर रहा होता हूँ। नेक्स्ट हम कहेंगे कि सिस्टमैटिक्स इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच इज़ सिस्टेमा। सिस्टेमा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि प्रॉपर तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के डाइवर्सिटी को स्टडी करना, उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को स्टडी करना और फिर उसके एक सिस्टमैटिक वे में अरेंजमेंट करना, ये सारा का सारा सिस्टमैटिक्स के अंडर आ जाता है। अब अगर मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछूं तो आप ध्यान से इस बारे में सोचना। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि मैं क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हूं दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच की रिलेशनशिप को स्टडी करने में, तो इसका क्या आंसर हो सकता है? क्यों मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हूं इन दो ऑर्गेनिजम्स के बीच के रिलेशनशिप को जानने में कि वो आपस से किस तरह रिलेटेड है, वो इवोल्यूशनरी टाइम से, वो पास्ट टाइम से किस तरह रिलेटेड है, मैं क्यों ये जानना चाहता हूँ? तो इसका एक सिंपल सा रीज़न हम ये कह सकते हैं कि पहला तो ये इवोल्यूशन में हेल्प करेगा, इवोल्यूशनरी स्टडीज़ में ये हेल्प कर रहा होगा। दूसरा मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ कि सिस्टमैटिक्स के मदद से मैं ऑर्गेनिजम्स के, या मैं यूँ कहूँ मैं डिफरेंट स्पीशीज़ के फीचर्स प्रिडिक्ट कर पाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि अश्वगंधा और बेलाडोना ये दो मेडिसिनल प्लांट है जो कि फैमिली सोलेनेसियाई में आ रहे होते हैं। सो अगर मुझे ये पता है कि अश्वगंधा के फीचर्स क्या क्या हैं और मुझे ये पता है कि बेलाडोना भी सोलेनेसियाई में ही आ रहा होता है और वो दोनों अश्वगंधा और बेलाडोना पास्ट में आपस में रिलेटेड थे, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ थी, तो क्या मैं अश्वगंधा के फीचर्स जानने के बाद बेलाडोना के फीचर्स प्रेडिक्ट कर पाऊंगा कि वो एक जैसे ही होंगे? क्योंकि वो दोनों सोलेनेसियाई फैमिली में आ रहे होते हैं, सो उनके फीचर्स जैसे कि सोलेनेसियाई फैमिली के जो कॉमन फीचर्स हैं, क्या मैं वो उन दोनों में अप्लाई कर पाऊंगा?
सो इसीलिए मैं कहता हूं कि मुझे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडी करनी है या फिर मुझे रिलेशनशिप स्टडी करनी है ऑर्गेनिजम्स की, ताकि मुझे वो काम उनके फीचर्स प्रिडिक्ट करने में भी आए। और बेसिकली अगर आप देखो इस चीज़ को, सो यहाँ से मैं अपने यूजेस को ही तो फुलफिल कर रहा हूँ। अगर मुझे एक ऑर्गेनिज्म के यूजेस के बारे में पता है और मुझे ये पता है कि वो जिस ग्रुप को बिलोंग करता है उसी ग्रुप में सर्टेन XYZ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और बिलोंग करते हैं, तो क्या मैं उनके फीचर्स भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा? इस तरह से मैं अपना टाइम और अपनी एनर्जी दोनों को बचा रहा हूँ और इस नॉलेज को हम बहुत ही एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं हमारे इंडस्ट्रीज में। सो ये हो गई बात हमारे सिस्टमैटिक्स की। अब इसके बाद हम फाइनली शुरू करेंगे वेरियस स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, कि टैक्सोनॉमी के 4 स्टेप्स क्या होते हैं, और उसके बाद इसके अंडर में हम बाकी के बचे हुए पूरे चैप्टर को स्टडी कर रहे होंगे। सो टैक्सोनॉमी में हम क्या कह रहे होते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स इनटू पर्टिकुलर टैक्सॉन। यानी कि मैंने इसमें किया क्या, मैंने ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स को स्टडी किया और उससे लेकर कुछ पर्टिकुलर टैक्सॉन जो मैंने पहले से डिफाइन कर रखे हैं, जिसके फीचर्स मुझे पहले से नोन है, उसमें मैंने उसे प्लेस कर दिया। ये पूरा प्रोसेस जो हम करेंगे इसी को हम कहेंगे कि ये टैक्सोनॉमी है। इसे करने के टोटल 4 स्टेप्स होते हैं, जिसे हमें बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस सीक्वेंस में ही टैक्सोनॉमी को कैरी आउट कर रहे होते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा डिस्क्रिप्शन, जिसे हम एनसीईआरटी में कैरेक्टराइजेशन भी कह रहे हैं। सेकेंड स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, थर्ड इज क्लासिफिकेशन, एंड फाइनली वी विल बी डूइंग नॉमेनक्लेचर। इसे मैं सीरीज में याद रख पाऊँ, इस सीक्वेंस में याद रख पाऊँ, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक जो मैंने यहाँ पे दी है आपको। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, नो CID से, नो CID। इस तरह से मुझे ये आसानी होगी इसे सीक्वेंस में याद रखने में, क्योंकि बहुत ही फ्रीक्वेंटली हमारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। इसे हमें जंबल कर दे देंगे और हमें उसे प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना होगा कि किस ऑर्डर में हम टैक्सोनॉमी को कैरी आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अभी हम डिस्क्रिप्शन को स्टडी करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम कहते हैं कि लेट सपोज मैं एक बार को मान लूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ या फिर मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं किसी फील्ड ट्रिप में जा रहा हूँ, किसी लेट सपोज मैं किसी हिल स्टेशन में जा रहा हूँ या फिर ऐसा किसी फॉरेस्ट में जा रहा हूँ। वहाँ पे मुझे टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के पर्पज़ से मैं जा रहा हूँ, मुझे डाइवर्सिटी स्टडी करनी है, इस पर्पज़ से अगर मैं जाता हूँ, मुझे वहाँ पे एक स्पेसिमेन मिलता है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। तो सबसे पहला काम जो मैं कर रहा हूँ अब, कि मैं उसके सारे कैरेक्टर्स को एक नोटबुक में नोट डाउन कर लूँगा। और इस पर्पस के लिए जब भी हम किसी फील्ड ट्रिप पे जाते हैं, हम अपने साथ एक नोटबुक कैरी कर रहे होते हैं इन्हीं साइंटिफिक पर्पसेस के लिए, कि मैं उसके सारे कैरेक्टर्स को नोट डाउन कर लूँ एक नोटबुक पे। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर मैं सीधा उस स्पेसिमेन को ही, लेट सपोज अगर वो स्पेसिमेन कोई प्लांट है, मैं उसे ही क्यों ना ले आऊँ वापस अपने साथ, कि मैं बाद में घर जाकर उसे स्टडी कर लूँगा। तो ऐसा ना करने के 2 रीज़न है। सबसे पहला, हमें नेचर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर कोई प्लांट हमें किसी जगह पर मिल रही है तो वो बहुत ही गलत होगा कि हम उसे वहाँ से अपरूट करके अपने साथ ले जाए। और दूसरा, अगर मैं उसे वहाँ से उखाड़ कर अपने साथ घर पर ले भी जाऊँ तो घर जाते जाते ही वो डैमेज हो चुका होगा। सो इसीलिए हम उसे उसी जगह पर उसके सारे कैरेक्टर्स को एक नोटबुक में नोट डाउन कर देते हैं, जिसके लिए हमें अपने साथ एक नोटबुक कैरी करना होता है। सो अब हमें यह देखना है कि हम ये डिस्क्रिप्शन या फिर मैं इसके कैरेक्टराइजेशन, इन सारे फीचर्स को नोट डाउन करूंगा कैसे। सो मैं कहता हूं कि फीचर्स ऑफ द स्पेसिमेन इज नोटेड डाउन एंड दिस डिस्क्रिप्शन इज डन इन सेमी टेक्निकल टर्म। अब यहां पे इस सेमी टेक्निकल टर्म का क्या मतलब है, हमें इसे समझना है। मैं कहूंगा कि अगर मुझे वो सारे फीचर्स नोट डाउन करने हैं और उसे वापस जब मैं लेकर जाऊं तो उससे मुझे स्टडी करना है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है कि पहला, या तो मैं खुद उसे स्टडी कर रहा हूं, या दूसरा, अगर मेरे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, मुझे उस चीज़ के बारे में सारी बातें पता नहीं है, तो मैं उसे किसी ऐसे पर्सन को दूंगा जो मेरे बदले उसको स्टडी कर रहा है। मैं उसे वो डेटा दूंगा, जो पॉइंट्स, उसके जो फीचर्स मैंने नोट डाउन किए हैं वो मैं उस पर्सन को प्रोवाइड करूंगा और वो उसे मेरे बदले आइडेंटिफाई करके मुझे दे रहा होगा। सो यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि लेट सपोज मैं एक बार को मान लूँ कि उस स्पेसिमेन में जिसे मैंने देखा, वहाँ पे 5 सेपल है उस स्पेसिमेन में, उसमें 5 पेटल्स प्रेजेंट है, 10 स्टेमन्स प्रेजेंट है। तो मेरे पास पहला ऑप्शन ये है कि मैं अपने नोटबुक में उसे इसी तरह रॉ फॉर्म में लिख लूँ कि हाँ भाई उसमें 5 सेपल है, मैंने उसे 5 पेटल देख लिए और 5 स्टेमन देख लिए। बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये है कि जब मैं इस डेटा को, इस रॉ डेटा को मे बी किसी और साइंटिस्ट को दे रहा हूँ या किसी और टैक्सोनॉमिस्ट को दे रहा हूँ, लेट सपोज वो किसी और रीजन को बिलोंग करता है या किसी और कंट्री को वो बिलोंग करता है, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इस चीज़ को समझ ना पाए।
तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कुछ सेमी टेक्निकल टर्म्स में इन बातों को नोट डाउन करूंगा। मैं यहाँ पे देखूंगा क्या कि ये 5 के मल्टीपल में सारी चीज़ें हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, उसमें 5 के मल्टीपल में। सो मैं उसको कुछ इस तरह नोट डाउन करूंगा कि मैं लिखूंगा कि दैट द स्पेसिमेन इज पेंटामेरस इन नेचर, यानी कि उसमें सारी चीज़ें 5 के मल्टीपल में हैं। सो अब ये पेंटामेरस वर्ड चाहे मैं किसी डिफरेंट रीजन के साइंटिस्ट को भेजूं या फिर ये डेटा मैं किसी डिफरेंट कंट्री में भेजूं, पेंटामेरस का मीनिंग हर जगह सेम रहेगा। बट अगर उसे मैं रॉ फॉर्म में लिखता हूं कि हाँ उसमें 5 मैंने सेपल्स देख लिए, 5 पेटल देख लिए, ये चीज़ें हो सकता है, ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वेरी कर जाए जगह से जगह, ये डेटा वो कोई और पर्सन समझ ना पाए। इसलिए मैंने कहा कि मैं डिस्क्रिप्शन जब करूँगा उस स्पेसिमेन की, उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ की, तो मैं उसे सेमी टेक्निकल टर्म में कर रहा हूँ और उसके बाद वो डेटा मैं या तो खुद, अगर मैं केपेबल हूँ उसे आइडेंटिफाई करने के, या जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अगर मैं खुद केपेबल हूँ ऐसा करने के तो मैं खुद करूँगा, या फिर अगर मुझे उस चीज़ की पूरी नॉलेज नहीं है तो वो मैं किसी दूसरे पर्सन को दूंगा जो कि मेरे बदले उसका आइडेंटिफिकेशन करके दे रहा होगा। नेक्स्ट हमारे 3 स्टेप्स हैं। सब आइडेंटिफिकेशन इज सेकंड, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये तीनों हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। आइडेंटिफिकेशन में मैं बता दूं, हम बेसिकली यहाँ पे वेरियस टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में पढ़ रहे होंगे कि किस तरह से टैक्सोनॉमिस्ट्स ने हमारे लिए कुछ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पहले से बना रखे हैं जिसके मदद से मैं आइडेंटिफिकेशन को बहुत ही जल्दी कैरी आउट कर सकता हूँ। थर्ड हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हम सारे जितने भी हमारे पास कैटेगरीज प्रेजेंट है, 7 कैटेगरीज, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इन सबको स्टडी कर रहे होंगे। और हम पढ़ेंगे साथ ही बहुत सारे एग्जांपल्स जो हमें हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, ढेर सारे साइंटिफिक नेम जो गिवन है, और ये देखेंगे कि उनका प्रॉपर हायरार्की क्या है इस क्लासिफिकेशन के सिस्टम में। एंड फाइनली नॉमेनक्लेचर हमें तब करना होता है अगर जिस स्पेसिमेन को मैंने यहाँ स्टडी किया वो स्पेसिमेन कोई न्यूली डिस्कवर्ड स्पेसिमेन है, आज से पहले डिस्कवर नहीं किया है, तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन तो कर दूंगा। सेकेंड में मैं उसको आइडेंटिफाई भी कर लूंगा कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म आज से पहले डिस्कवर नहीं किया गया, मैंने उसको कंपेयर करके बाकी ऑर्गेनिज्म से आइडेंटिफाई कर लिया। एंड थर्डली मैं उसकी क्लासिफिकेशन भी कर दूंगा कि मैं उसे एक प्रॉपर ग्रुप असाइन कर दूंगा, एक प्रॉपर, मैं कहूं उसे प्रॉपर टैक्सॉन असाइन कर दूंगा। बट फाइनली मुझे उसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप करना होता है, वो है नॉमेनक्लेचर का, अंडर विच मुझे उस स्पेसिमेन को, उस न्यूली डिस्कवर्ड स्पेसिमेन को एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करना होता है। आज के क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। फर्दर के 3 स्टेप्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर आउट कर लूँगा। सो आई होप कि आप एनसीईआरटी को प्रॉपर्ली पढ़ रहे हैं और जितने भी नोट्स मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ उन चीज़ों को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं। आप सिंपली नोट्स बनाएं, उन नोट्स को पढ़ें और फिर एक बार एनसीईआरटी को पढ़ें। उससे होगा ये कि एनसीईआरटी में जो चीज़ें मिक्सअप करके लिखी गई हैं, जो चीज़ें जंबल करके लिखी गई है, उससे आप जल्दी समझ पा रहे होगे इन नोट्स की मदद से। एंड साथ ही आप एग्जाम्स के टाइम में रिविजन इन नोट्स से करना, क्योंकि एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कि अगर मैं नए से बैठूँ एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए। सो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। गुड बाय, टेक केयर।